हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे पीएनसी के पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पीएनसी वाला चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता ही है। इसके क्वेश्चंस में जनरली अप्रोच समझ में नहीं आता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अपन एकदम बेसिक से चीज़ों को लेते हुए चलेंगे और काफ़ी ईजी अप्रोच में मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊँ। बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो देखो, पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में नंबर ऑफ 10 नंबर्स का एक मेरे को सीक्वेंस बनाना है और ऐसे कितने सीक्वेंस बनेंगे उसके बारे में बात हो रही है। जिस सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं वो या तो 0 यूज हो रही है या 1 यूज हो रही है या फिर 2 यूज हो रही है, ठीक है। और फिर यहीं पे कहता है कि 1 जो है उसको 5 बार यूज किया गया है एग्जैक्टली, उसके अलावा ना ज्यादा ना कम। एग्जैक्टली का मतलब सिंपली यहाँ पे होता है जितना बोल रहा है उतना ही, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, ना ज्यादा इससे हो सकती ना इससे कम हो सकती। वहीं पे बात कर रहा है कि जो 2 है उसको 3 बार यूज किया जा रहा है। अब ये अपने पास में कंडीशन है, तो अपने को नंबर ऑफ सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे 10 होनी चाहिए, जिसमें अपने पास में 5 बार 1 आएगा। 1 2 3 4 5, ये कहीं पे भी हो सकता है ना, ठीक है। 2 की बात करोगे तो वो 3 बार, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास में यहाँ पे ऑलरेडी 8 हो गई। अब 2 बचेंगी जो कि 0 आ सकती हैं, 1 भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकती है। ये हमारे पास में सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहां पे सॉरी 1 और 2 तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता 1 और 2। तो यहां पे एग्जैक्टली 0 ही हमारे पास में आए। अब इनको बस सिस्टमेटिक अपने को अरेंज करना है, कोई आगे हो सकता है कोई पीछे हो सकता है। बेसिकली मेरे पास में 10 टर्म्स हैं, तो 10 को सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, वो होता है 10 फैक्टोरियल। यानी कि पहले बॉक्स में 10, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे 10 बनाऊं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ 10 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, यहाँ 9 हो जाएगी, यहाँ 8 हो जाएगी, यहाँ 7 हो जाएगी, 6 5 4 3 2 एंड 1। अब इस 10 में क्या क्या पॉसिबल हमारे पास में, देखो ये टोटल 10 टर्म्स है जिनका यूज अपने को करना है, इनके अलावा और कुछ यहाँ पे आ नहीं सकता। तो टोटल पॉसिबिलिटी अपने पास में 10 फैक्टोरियल हो जाएगी। लेकिन एक चीज का अपने को ध्यान यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे हो रहा है रिपीटेशन। जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 1 जो है वो 5 बार रिपीट हो रहा है, और 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, और 0 जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है। तो जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से अपन इसको डिवाइड भी करते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा इनटू में 3 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद में 2 फैक्टोरियल। अब ये जो आउटपुट आएगा ये टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस है। अब यहां पे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो चाहे तो इस वाले 1 को फर्स्ट पोजीशन पे रखो या इसको रखो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। इसी वजह से यहां पे ये डिवीजन हो रहा है। अब देखो इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। नीचे वाले 5 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देता हूँ, 3 फैक्टोरियल को ये लिख देता हूँ, 2 फैक्टोरियल को ये। जिससे क्या होगा, इससे गया ये 6 से गया 6, 2 से गया 4, तो हमारे पास में आ जाएगा 7 इंटू 4 कर देते हैं 28 हो गया, और 10 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, इंटू 9 कर दो। अब अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, 18 और 7 ये 25 हो जाए। मेरे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाए, बी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन जनरली काफी सारे स्टूडेंट को देख के कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अपने को नंबर ऑफ वेज ऐसे बताने हैं जहां पे हम इन 5 लेटर्स का यूज कर सकते हैं। इन सबको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो बॉक्सेस बने हुए हैं इन सब में प्लेस करना है, ठीक है। और फिर कह रहा है कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि कोई भी रो जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए, कंप्लीटली खाली नहीं रहनी चाहिए, और एक बॉक्स में केवल मैं एक लेटर को ही रख सकता हूं, इस तरीके का सिनेरियो, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे अगर अपन बात करें तो मेरे पास में यहां पे क्या हो रहा है, 5 चीजें हैं जिनको 8 प्लेसेस पे मेरे को सेलेक्ट करना है। यहां पे खास करके एक चीज का अपने को ध्यान रखना, जब भी लेटर्स वगैरह का यूज हो रहा है
तो अपने को पता है कि या तो इस पोजीशन पे ई आ जाए या इस पोजीशन पे ई आए। जब भी ऐसा होगा तो दोनों लेटर अलग होंगे, दोनों सीक्वेंस अलग होंगे, दोनों पैटर्न अलग होंगे, दोनों नंबर ऑफ वेज अलग होंगे, दोनों वेज जो है लिखने के वो अलग अलग होंगे, जिससे यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां पे हमको अरेंजमेंट जो है वो मैटर करेगा। जब अरेंजमेंट या ऑर्डर मैटर यहां पे करेगा तो वहां पे हम यूज करते हैं परम्यूटेशन का। ठीक है, अगर मैं परम्यूटेशन का यूज करता हूं तो मेरे पास 5 लेटर्स हैं, 8 प्लेसेस हैं, तो सीधा सीधा हो गया 8p5। ये टोटल अरेंजमेंट है, टोटल नंबर ऑफ वेज हैं जिस तरीके से अपन 5 लेटर्स को 8 बॉक्सेस में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, एक और चीज मैं यहां पे बता दे रहा हूं कि NPR की प्रॉपर्टी NCR इंटू आर फैक्टोरियल के बराबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका वैल्यू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल होता है और NCR की वैल्यू तो अपने को पता ही होगी, है ना। तो यहाँ पे r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे ये चला जाएगा तो सेम वैल्यू बचेगी। ठीक, अब है ना, ये अपने को आगे कन्वर्जन में हेल्प करेगा। वैसे तो डायरेक्टली भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अब देखो मेरे पास में ये सिनेरियो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मेरे पास में हो गए 8p5, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे वेज भी होंगे जहां पे थोड़ा सा ये वाला सीक्वेंस दिक्कत अपने को देगा। जैसे कि अगर मान लो मैं इसको R1 बोल देता हूं, इसको R2 रो बोल देता हूं, ये मेरे पास में R3। अगर मैं यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि इफ पहला देखो, या तो ऐसा हो सकता है इफ R1 इज एम्प्टी, ठीक है, प्लस जब भी हम और वाली पॉसिबिलिटी की या तो ये हो जाए या ये हो जाए, उस सिचुएशन में हम प्लस साइन करते हैं, और जब ये भी होगा एंड ये भी होगा उस सिचुएशन में मल्टीप्लाई यूज करते हैं। यहां पे आ जाएगा, या फिर R2 एम्प्टी हो जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 रो एक साथ एम्प्टी हो जाएंगी, क्योंकि 2 रो एम्प्टी हो जाएंगे, किसी एक रो में 3 ही बॉक्स हैं और हमारे पास लेटर 5 है तो वो रख ही नहीं पाएंगे फिर हम। फिर यहां पे क्या आएगा, इफ R3 इज एम्प्टी। ठीक है, अब इसकी पॉसिबिलिटी निकालते कि मेरे पास में 8p5 तो आ ही रहा है, माइनस R1 रो जब एम्प्टी होगी तो अपने को यहां पे क्या पता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो या तो R2 में जाएंगे या R3 में जाएंगे। R2 और R3 को मिला के मेरे पास में 5 बॉक्सेस, और मेरे को लेटर्स भी रखने 5 हैं। तो पहले वाले में या तो पांचों में से कोई भी आ सकता है, दूसरे में 4 आ सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन यहाँ पे होगा नहीं, तीसरे में 3 आ सकते हैं, दूसरे में 2 आ सकते हैं, और इसमें 1 आ सकता है। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे हो जाएगा कि R1 रो अगर एम्प्टी है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको ना मैं डायरेक्टली इतना झमेला ना करने के बजाय फैक्टोरियल में 5 फैक्टोरियल लिख दिया। अब अगर R2 एम्प्टी है, जिसका मतलब ये एम्प्टी कर दिया मैंने, तो अब मेरे को R1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसमें 5 हो जाए, इसमें 4 हो जाए, इसमें 3 हो जाए, अभी भी काम चल जाएगा हमारा। तो अगले वाले के लिए भी मेरे पास में 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसके अगले वाला, अब हम कह रहे हैं कि R3 को मैं एम्प्टी कर देता हूं। अगर R3 को मैं एम्प्टी करूंगा तो मेरे को एक चीज देखो यहां पे कि मेरे पास में पहला बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो मेरे पास में 6 बॉक्सेस हैं और 5 लेटर्स हैं जिनको अरेंज करना। ये तो सीक्वेंस, ये सिस्टम कैसा होगा जैसे पहला वाला था कि मेरे पास में 8 बॉक्सेस हैं और 5 लेटर्स हैं, उनको अरेंज करना है। अब हमारे पास में क्या कह रहे हैं, 6 हैं जिसमें से 5 को अरेंज करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6p5। बस इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। जैसे 8p5 को मैं 8c5 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे 5 फैक्टोरियल, यहां पे भी 5 फैक्टोरियल, यहां पे भी इसको 6c5 इंटू 5 फैक्टोरियल। जिसका फायदा क्या होगा कि मैं यहां पे, एक सेकेंड ना, नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूं मैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। कि अब देखो अपने को यहां पे दिख रहा है कि हर एलिमेंट, देखो यहां पे 5 फैक्टोरियल है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूं। इसीलिए मैं इसको ऐसा कन्वर्ट भी किया हूं जिससे कि कैलकुलेशन मेरी और ज्यादा आसान हो जाए। तो 5 फैक्टोरियल मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहां पे बच रहा है 8c5। ठीक है, फिर माइनस साइन, फिर क्या आ रहा है, -1, फिर अगला भी -1, फिर आ जाएगा 6c5।
बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। चाहो तो इसको एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ही कर लो कि ये आ जाएगा हमारे पास में 2 इंटू 1 हो गया। 8c5 की बात करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, -2। और यहाँ पे बात करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 5 से 5 गया, ऊपर 6 बच गए, यहाँ पे भी 6 बच गया। तो मेरे पास में यहाँ पे देखो अभी हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल की बात करें, ये हो जाएगा 56, और ये आ जाएगा -2 -6, यानी कि 120 इंटू 48। तो ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, और 48 में 9 ऐड कर दो तो मेरे पास आता है 57। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, जो कि मेरे को सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें देखो अपने को क्या कह रहा है कि अपने को नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स बताने हैं। ठीक है, 7 डिजिट के कितने ऐसे नंबर्स बनेंगे जिनके डिजिट्स को अगर सम किया जाए तो वो वैल्यू हमेशा इवन आए, और ऐसे डिजिट्स को अगर ये बोल दे रहा है कि इतने डिजिट बनेंगे जिसमें m इंटू एन इंटू 10⁻⁴ n है, जहां पे m और n की वैल्यू 1 से 9 तक कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, तो m प्लस n की वैल्यू अपने को बतानी। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि अगर अपन बात करें कि 7 डिजिट के नंबर्स बनाने, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमको यहाँ पे पता है जैसे हमारे पास टोटल नंबर, वैसे डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अपने पास में 10 होते हैं, जिनको अपन यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज, पहले वाले बॉक्स में 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 0 अगर रख दिया तो बचा अपने पास में 6 डिजिट का कोई भी नंबर बचेगा जो कि हमको चाहिए। हमको 7 डिजिट का चाहिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर हम रख सकते हैं 9। लेकिन अगले वाले की बात करोगे यहाँ पे तो 0 भी आ सकता है, 10 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। तो मेरे पास में एक्चुअली में आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ 7 नंबर के डिजिट जो है 9 इंटू 10⁻⁷। लेकिन ये टोटल की तो बात ही नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जिनके डिजिट्स का सम इवन हो। तो एक चीज आप यहाँ पे याद रख लो कि अगर जब भी हम डिजिट्स की बात करते हैं, उनको अगर रैंडमली हम अरेंज करते हैं और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स के जो हाफ डिजिट्स होंगे, हाफ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मतलब इसका हाफ, कि यानी कि इसको कर लो 9 इंटू 10⁻⁷ बाई हाफ, यानी कि ये 45 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। इतने डिजिट्स ऐसे होंगे जिनके डिजिट्स का सम इवन होगा, और इतने ही ऐसे होंगे जिनके डिजिट्स का सम ऑड होगा। लेकिन हमको केवल इवन की बात करें तो इतने आ गए। अब इसको देख लो सीधा सीधा, तो इसको अगर अपन देखेंगे, एक सेकंड, ये 10⁻⁷ होगा ही नहीं, ये होगा 6, ये भी 6 हो जाएगा, तो ये अपने पास में 5 आ जाएगा। ये मेरे पास में आ गया, जिसको सिंप्लीफाई करके अगर इस फॉर्मेट में मैं लिखना चाहता हूँ तो 9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁵ मेरे पास में आएगा, जिसमें ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सेम है, जो कि n की वैल्यू है, n 5 हो गया। m की बात करोगे 9 आ जाएगा, दोनों का सम निकालना है जो कि 14 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी टाइप का दिख रहा है, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ये हमसे क्या कह रहा है कि मेरे पास में L1 एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है, ठीक है, L2 एक लाइन है जिसका स्लोप 1/2 है, जिसका मतलब परपेंडिकुलर तो नहीं है। अगर इसका स्लोप -1/2 होता तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो परपेंडिकुलर हो जाता। वैसा तो है ही नहीं सीन, दोनों लाइंस फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगी। यानी कि ऐसे समझ लो कि मेरे पास में एक लाइन होगी इस तरीके से जिसका स्लोप 1/2 है, ऐसे ही एक और लाइन होगी जिसका स्लोप 2 है। इस लाइन को ये L1 कह रहा है, इस लाइन को L2 कह रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। फिर ये हमसे कह रहा है कि P1 P2 से ऐसे टोटल 12 पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 2 8, और आगे चल जाओ,
है ना। मैं एक ही साइड बना दे रहा हूँ, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि एक ही साइड होंगे, लेकिन टोटल 12 पॉइंट्स हमारे पास में यहाँ पे होंगे। ऐसे ही L2 लाइन की बात करोगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स को P1 P2 इस तरीके से नाम दिया है P12 तक। ऐसे L2 लाइन पे टोटल 9 पॉइंट्स हैं, यानी कि ये 2 3 4 5 6 7 8 और 9, जिनको ये बोला है Q1 Q2 से Q9 तक के सारे। ठीक है, फिर कह रहा है कि अपने को बताने हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो फॉर्म हो सकते हैं जिसकी वर्टिसेस जो है इन 22 पॉइंट्स पे, यानी कि देखो 12 ऊपर के 9 इसके और एक पॉइंट इसने लिया है ओरिजिन वाला। ये पॉइंट्स की हेल्प से अपन यहां पे ट्राइंगल बना सकते हैं। अब कैसे कैसे अपने को ट्राइंगल बनाना है, इसी के बेसिस पे यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में हम बात करें, जिसमें ऐसा करते हैं कि टेबल टाइप से बना लेते हैं, या फिर ऐसा बोलो केसेस जो जनरली अपने पास बनाते हैं कि यहां पे हम नंबर ऑफ पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है, और इन नंबर ऑफ पॉइंट्स को मैं एक तो L1 पे ले रहा हूं, एक L2 पे ले रहा हूं, और एक हमारे पास में ओरिजिन है। सबसे पहला केस अगर मैं L1 L2 का लूंगा तो मेरे को एक्चुअली में क्या चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि मैं L1 का एक पॉइंट ले लूं। अब किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए मेरे को 3 पॉइंट चाहिए। L1 लाइन पे मैंने एक पॉइंट ले लिया तो L2 पे मेरे को 2 लेना पड़ेगा। इस ओरिजिन को हम नहीं ले रहे। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, L1 लाइन पे मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं L1 पे, तो L2 पे मेरे को एक ही पॉइंट लेना पड़ेगा कि यहां से मैंने 2 पॉइंट उठाए, यहां से कोई भी एक पॉइंट उठा लिया तो भी ट्राइंगल बन जाएगा। ये यहां से एक पॉइंट ले लो, यहां से 2 पॉइंट कोई भी ले लो तो भी ट्राइंगल अपने पास में बन जाएगा। थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है कि एक पॉइंट मैं L1 से ले लूं, एक L2 से ले लूं और एक ले लेता हूं ओरिजिन को, यानी कि एक तो ये पकड़ लिया, एक ये वाला पॉइंट ले लो, एक ये वाला पॉइंट, तो इन दोनों ये भी बन गया एक ट्राइंगल। ऐसे भी ट्राइंगल बनेंगे। अब देखो, या तो पहला केस हो सकता है, या दूसरा केस हो सकता है, या हो सकता है तीसरा। तीनों एक साथ तो हो नहीं सकते, जिसका मतलब जो भी वैल्यूज अपने को आएंगी उन सब में प्लस अपने को लगाना है। जिसमें सबसे पहले ऐसा कर लो, एक सेकंड, चलो मैं इसको यहीं कर देता हूं। सबसे पहले केस में जो पॉसिबिलिटी है प्लस सेकंड केस में जो पॉसिबिलिटी है, फिर थर्ड केस में जो पॉसिबिलिटी। फर्स्ट केस में मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, L1 लाइन से मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूं। L1 लाइन पे टोटल 12 पॉइंट है, जिसमें से मैंने एक सेलेक्ट कर दिया। फिर मैं क्या कह रहा हूं, एंड एक पॉइंट सेलेक्ट करने से ही काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ L2 लाइन से भी मेरे को सेलेक्ट करना है। तो जब भी एंड आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने को क्या करना है, L2 लाइन पे टोटल 9 पॉइंट्स हैं, तो 9 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और ओरिजिन वाला तो खेल ही नहीं है यहाँ पे, तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि 12 में से मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लूं और 9 में से एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूं। ठीक, और थर्ड केस क्या हो जाएगा कि 12 में से एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूं, 9 में से एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूं, एंड एक पॉइंट ही है ओरिजिन का, उसमें से मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब ये सारे केसेस का सम हो गया, इसको ही कैलकुलेट करना है। NC1 इसकी वैल्यू n के बराबर यानी कि 12 आ जाएगा, इंटू 9C2 की बात करोगे 9 इंटू 8 और इंटू 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल का कट गया, नीचे बचा 2 इंटू 1। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे 12 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। सेम तरीके से यहाँ पे 9 आ जाएगा, बाकी सबकी वैल्यू 12 इंटू 9 इंटू ये। अब देखो, इससे इसको निपटा देते हैं, तो मेरे पास में ये आप यहाँ पे आ जाएगा 12, 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 48 इंटू 9, जिससे कि एक सिंगल डिजिट बच जाए तो अपने को मल्टीप्लाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ से इसको कर देते हैं तो ये 60 हो गया प्लस 9 और ये आ गया 108, तो ये 7 हो गया और ये 432 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई आएगा, ये 540 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास में आ रहा है। अब मेरे को अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, 11 कहाँ गया, यहाँ 11 आएगा यहाँ पे, तो ये 66 आएगा, तो 4 5 बच गया, तो ये 594 हो जाएगा। अब इनको ऐड करो, 4 6 8 और 8 16, तो लास्ट डिजिट मेरे पास में यहाँ पे
तो 4 आएगा। अब देख लो किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है जो कि डी ऑप्शन में अपने को दिख रहा है, तो ये इसका करेक्ट भी हो जाएगा। वैसे चाहो तो आगे भी ऐड कर लो कि 12 और एक 13 हो जाएगा, और 9, 10 और एक 11, ये मेरे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, तो ये हमारे लिए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास में एक ग्रुप है जिसमें 7 बैट्समैन हैं, 6 बॉलर हैं, और टोटल 13 लोग हैं, है ना, 13 प्लेयर्स हैं। इसमें से मेरे को 10 प्लेयर्स को चूज करना है एक टीम बनाने के लिए, और जिसमें कम से कम 4 बैट्समैन होने चाहिए, 4 बॉलर्स होने चाहिए। ये कम से कम है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है, कम से कम की बात हो रही है। और एक बैट्समैन और एक बॉलर जो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन है, उनको भी इस टीम में इंक्लूड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे। अब देखो यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है काफी सारे लोगों को, बट फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूं एकदम सिंपलेस्ट तरीके से, कि सबसे पहले हम बैट्समैन की बात कर लेते हैं, जिसमें मेरे पास में टोटल 7 बैट्समैन है, जिसमें ये खुद कह रहा है कि एक बैट्समैन कैप्टन है, रेस्पेक्टिवली बात हो रही है, तो एक बैट्समैन कैप्टन है। तो इस 7 में 6 तो नॉर्मल बैट्समैन है, एक है कैप्टन, ये हो गया। चलिए ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं बॉलर्स की, जिसमें मेरे पास में कह रहा है टोटल हमारे पास 6 बॉलर्स हैं, और जिसमें से एक वाइस कैप्टन है, तो हमारे पास में 5 नॉर्मल बॉलर्स हो गए, एक वाइस कैप्टन हो। ये मेरे पास में सिनेरियो। अब देखो मेरे को यहां पे क्या करना है, मेरे को यहां पे ये करना है कि सबसे पहले मेरे को यहां पे टोटल 10 लोग सेलेक्ट करने हैं इन 13 में से। तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे हम 4 ले लेते हैं, क्योंकि मिनिमम दोनों में 4 4 चाहिए, तो इसमें 6 आ जाएगा। इसमें 5 ले सकते हैं तो इसमें 5 आ जाएगा। इसमें हम 4 ले सकते हैं तो इसमें 6 आ जाएगा। इसके अलावा 7, तो जैसे इसमें 7 तो ले ही नहीं सकता, इसमें 7 ले लिया तो इसमें 3 लेना पड़ेगा, बट मिनिमम मेरे को 4 चाहिए, ये पॉसिबिलिटी। अब देखो, अब ये पहला केस है हमारा, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, तो ये सबको क्लियर है कि दोनों केसेस, तीनों केसेस को ऐड करना है। बट उससे पहले एक चीज और समझ लो यहाँ पे, कि जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 6 मेरे को सेलेक्ट करने हैं, तो मेरे को एक्चुअली में 6 में से 5 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं जो कि नॉर्मल बैट्समैन है, और एक इस कैप्टन को उठाना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मेरे पास में ये पहला केस जो है ये हो जाएगा कि 6 सेलेक्ट करने हैं, तो 6 में से तो पहले मेरे को 5 चाहिए। कौन से 6 में से, इस 6 में से। और अब बच गया यहाँ पे एक, तो इसको भी उठाना है, एंड एक में से एक कैप्टन मेरे को चूज करना है। ये तो पहले वाले का हो गया। ऐसे ही दूसरे वाला ये भी हो। अब देखो बैट्समैन भी सेलेक्ट करने हैं एंड बॉलर्स भी सेलेक्ट करने हैं, तो यहां पे भी मल्टीप्लाई आएगा। अब 6 में से 4 सेलेक्ट करने हैं, जिसमें 5 में से 3 मेरे को पहले सेलेक्ट करने हैं जो कि नॉर्मल बॉलर्स होंगे, और एक बॉलर जो कि वाइस कैप्टन है उसको सेलेक्ट करना है। ये यहां पे इसकी वैल्यू, इस चीज को पहले निकाल लेते हैं। जैसे 6C5 6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि NCR और NCN-R दोनों बराबर होता है, तो 6C5 6C1 के बराबर होगा, 6 आ जाएगा। ये 6 आ जाएगा इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। ये 5C3 की वैल्यू हो जाएगी, जिसमें 2 हो गया, और ये हो गया हमारे पास में 60। ये मेरे पास में 60 आ जाएगा। चलो ये हमारा पहला केस हो गया। अब ऐसे ही सेकंड केस की बात कर लो। सेकंड केस में क्या है, अब 6 में से मेरे को टोटल 5 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 6 में से 4 तो मेरे को नॉर्मल सेलेक्ट करने हैं, एक में से अभी एक सेलेक्ट करना है। ये इसका हो गया। अब इसका करेंगे तो 5 में से 5 हमको नॉर्मल सेलेक्ट करने हैं, और एक में से एक करना है। इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जिससे 4 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 आएगा, इंटू 1 आ जाएगा। 5C5 की वैल्यू 1, 1C1 की वैल्यू 1, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास में 5 में से 5 सेलेक्ट हो गए, और ये हमारे पास में आ गया। एक सेकेंड, ये तो 6 सेलेक्ट हो गए,
6 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पे 5 मेरे को टोटल सेलेक्ट करने, जैसे इन दोनों में ये 5 मेरे को सेलेक्ट करने, दोनों का सम 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 5C4 जिसकी वैल्यू 5C1 के बराबर आएगी, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू की बात करोगे तो ये हो गया 75। ऐसे ही थर्ड वाला केस हमारा क्या हो जाएगा, इसको नेक्स्ट पेज पे अपन ले चलते हैं। थर्ड वाले केस की बात करोगे तो सबसे पहले 6 में से 3 सेलेक्ट, टोटल 4 हैं जिसमें से एक देखो पहले एक को सेलेक्ट कर लो। अब एक गया तो 6 में से 3 को सेलेक्ट करना है, तो 6C3 हो गया, ये पहले वाला हो गया। दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले की अगर बात करोगे तो मेरे को टोटल 6 सेलेक्ट करने हैं, जिसमें पहले एक में से एक तो सेलेक्ट कर ही लो, अब 5 में से 5 सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 5C5। इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 6। देखो 1C1 की वैल्यू 1, 6 × 5 × 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 × 1 × 1 अगला वाला, ये भी 1, इससे ये गया 6, तो ये आ गया टोटल 20। तो तीनों केसेस आ गए हैं। फर्स्ट केस में मेरे पास में 60 है, सेकंड केस में 75 है, और थर्ड केस में 20। ठीक है, तो ये दोनों 80 हो गया। 80 + 75 अगर करोगे तो 155 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से ये ट्राइंगल्स के बारे में बात हो रही है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो P है। कब? जब किसी एक पॉलीगॉन की जिसकी n साइड्स हैं उसमें अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, यानी कि 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करूं n साइड के ट्राइंगल में, तो मेरे पास जितने ट्राइंगल बनेंगे वो P है। ऐसे ही ये क्या कह रहा है कि अगर मैं वहीं पे ट्राइंगल ना बना के क्वाड्रिलेटरल बनाऊं तो जितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे वो Q। तो P + Q की वैल्यू अगर ये है तो इलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी अपने को बताना है। अब ये घूम फिर के इलिप्स पे भी पहुंच गया, कॉनिक सेक्शन यहाँ पे ऐड हो गया। बट देखो थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी होगी तो भी क्वेश्चन काफी आसानी से यहाँ पे हो जाएगा कि ये हमसे कह रहा है कि मेरे पास में एक पॉलीगॉन में n साइड है। जैसे पॉलीगॉन तो कोई सा भी होता है, जैसे ट्राइंगल भी एक पॉलीगॉन ही है जिसमें 3 साइड है। 3 साइड है तो यहाँ पे कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट है ना। या फिर चाहो तो ऐसे देख लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर इसमें 4 साइड हैं तो इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 है। तो मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूं कि n साइड का अगर कोई पॉलीगॉन है तो उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स n ही होंगे, और किसी भी पॉलीगॉन के 3 पॉइंट्स को अगर मैं सेलेक्ट कर लूंगा तो एक ट्राइंगल मेरे पास में बने। तो बेसिकली P की अगर बात करोगे तो P हो जाएगा n पॉइंट में से मेरे को कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे ऑर्डर मैटर ही नहीं करेगा। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास पेंटागन है, अब मैंने इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट तीनों को सेलेक्ट किया तो भी ये ट्राइंगल बनेगा। अगर मैं यहीं पे बोलूँ नहीं पहले मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसको किया, फिर इसको किया, उससे क्या फर्क पड़ना है, तब भी बनेगा तो ट्राइंगल ही। तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। जब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है तो सी आता है कॉम्बिनेशन वाला, NC3 यहाँ पे हो जाए। ऐसे ही Q की बात करोगे तो Q के लिए मेरे को 4 पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है तो NC4 हो गया। तो ये क्या कह रहा है, P + Q विच इज इक्वल्स टू NC3 + NC4, ये आ जाएगा 126 के बराबर। अब हमको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वैसे नहीं भी पता होगी तो भी हो जाएगा, बट पता होगी तो बहुत आसानी से हो जाएगा। वो ये कि NCR + NCR+1 अगर कहीं पे लिखा है तो ये N+1 CR+1 के बराबर होता है। कभी कभी ये प्रॉपर्टी ऐसे भी लिखी रहती है NCR-1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस NCR, जिसको अपन N+1 CR के बराबर करते हैं। कुछ नहीं है, सेम ही प्रॉपर्टी है, बस तुमको R की जगह R-1 पुट करना है, अपने आप वही आ जाए। ये वाला प्रॉपर्टी थोड़ा आसान लगता है दिखने में तो ऐसे बता दे। यानी कि NC3 + NC3+1 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा N+1 C4 विच इज इक्वल्स टू 126। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके। एक तरीका तो ये है कि इसको खोल लो, यानी कि N+1 फैक्टोरियल / 4 फैक्टोरियल × N+1 - 4 फैक्टोरियल।
जब इतना आएगा तुम इसको क्या करोगे, n+1 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये भी n-3 है, इससे इसको कैंसिल किया, अब इन सबको मल्टीप्लाई किया, ये सब लेंदी प्रोसेस, ठीक है। इससे अपने को आंसर आ तो जाएगा, लेकिन जितना टाइम लगेगा उतने में यही क्वेश्चन हो पाएगा पूरे पेपर। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जैसे तुमको पता है कि n इक्वल टू 3 से कम पे तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। 3 पे 4c4 होगा जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी, तो ये भी नहीं आएगा। n इक्वल टू 4 ले लो, है ना। 4 अगर लोगे तो तुमको पता है यहाँ पे 5c4 हो जाएगा, 5c4 की वैल्यू 5c1 के बराबर होगी। 5c4 और 5c1 दोनों बराबर हो गए, यानी कि 5 के बराबर, ये भी पॉसिबल नहीं। इसी हिसाब से अगर तुम थोड़ा आगे सोचोगे कि अगर ये 126 के बराबर है तो वैल्यू लगभग या तो 8 हो सकती है। 8 अगर मान लो मैंने लिया, या चलो 6 अगर लोगे तो 7 लेके देखते हैं एक बार। जैसे ही अगर मान लो मैं 7 लूंगा तो ये आ जाएगा 8c4। 8c4 की बात करोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचा 4। 6 से 6 गया, 4 से 2 गया, 35 और ये 70, यानी कि अब आएगा। यानी कि हम यहां पे n की जगह अगर 8 ले लें, n इक्वल्स टू 8, तो यह आया 9c4। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल गया, और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 से 6 गया, 4 से 2 गया, तो ये आ गया 14 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 126। तो n की वैल्यू मेरे पास में 8 आ गई, क्योंकि n+1 9 है। n अगर मेरे पास में 8 आ चुका है तो अब देखो, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये आ जाएगी x² / 16 + y² / 8 इक्वल्स टू 1। यहां पे बतानी है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ऐसे याद रख लो कि 1 माइनस यहां पे हमेशा स्मॉल वाली वैल्यू, यहां पे हमेशा बिग वाली वैल्यू का होल स्क्वायर, यानी कि जो ये लिखा है 1 माइनस 8/16, इसी को लिख दो, ये आ गया 2, 1/2, तो यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/√2, और यही हो गया इसका आंसर, ए ऑप्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास में एक प्लेन है, प्लेन में टोटल 12 पॉइंट्स है, ठीक है। ऐसे करके कोई प्लेन बना हुआ है, हाँ चलो, जिसमें से कोई भी 3 जो है पॉइंट्स एक साथ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मतलब कोई भी पॉइंट्स जो है कोलिनियर नहीं है, एक्सेप्ट केवल छोड़ के 5 पॉइंट्स को। यानी कि मेरे पास में एक लाइन है, इस लाइन में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ये मेरे पास में 5 पॉइंट है, ये कोलिनियर है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 और पॉइंट है, टोटल 12 पॉइंट एक ही प्लेन। अब अपने को बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड विद दीज वर्टिसेस, ठीक है। अब हमको यहाँ पे केसेस बनाने, यहाँ पे भी वैसे डायरेक्टली भी अपन देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली अपन इसको कैसे कर सकते हैं, 12c3, 12 में से 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करके ट्राइंगल बनाना है, लेकिन 5 में से किसी भी 3 को सेलेक्ट नहीं करना है, ये जो 5 है, तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। बट ये कैसे हो रहा है इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझ लेते हैं। इसको उठा के इधर कर देता हूँ कि केसेस में बना लेता हूँ, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहला केस मेरे पास में हो सकता है कि मैं यहां से 2 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लूं एंड ऊपर 7 वाले में से, ये टोटल मेरे पास 7 पॉइंट है, ये मेरे पास 5 पॉइंट, और एक कोलिनियर पॉइंट में से 5 में से एक ले लूं, ठीक है, तब भी मेरे पास ट्राइंगल बन जाएगा। क्योंकि अगर मैंने यहां पे तीनों पॉइंट इन 5 में से ले लिए तो कभी ट्राइंगल बनेगा नहीं, यही कंडीशन भी है ना। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है कि एक मैं नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लूं, तब भी काम चल जाएगा। कैसे काम चलेगा कि तुम ऐसे देख लो, इस पॉइंट को उठाया और ये बन गया ट्राइंगल, और 2 नॉन कोलिनियर को लोगे तो इस पॉइंट को उठाया, ये 2 नॉन कोलिनियर से बन गया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक नॉन कोलिनियर पॉइंट और 2 कोलिनियर पॉइंट। ऐसे ही थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस में हम यहां पे ऐसा ले सकते हैं कि मेरे पास तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं वो
नॉन कोलिनियर हो जाए। इस पांचों में से एक भी सेलेक्ट ना करो, क्योंकि पांच में दो से ज्यादा सेलेक्ट कर लोगे तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो बस अब अपने को यही करना है। तो सभी केसेस को लेके चलते हैं। जैसे पहला केस अपने को क्या कह रहा है कि दो नॉन कोलिनियर पॉइंट मेरे को सेलेक्ट करने हैं, जिसका मतलब क्या हो गया, 7 में से मेरे को 2 पॉइंट लेने हैं, फिर एंड एक कोलिनियर पॉइंट सेलेक्ट करना है, यानी कि 5 में से 1 पॉइंट लेना। ठीक है, जिसको निकालोगे तो आ जाएगा 7 इंटू 6, 2 इंटू 1 इंटू 5, तो ये 3 हो गया और ये आ गया 105। ठीक है, चलिए दूसरा केस हमारे पास में क्या हो सकता है। दूसरा केस है कि एक नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी कि 7C1 और 2 कोलिनियर यानी कि 5C2। तो 7C1 की वैल्यू 7, ये आ गया 5 इंटू 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1, इससे गया ये जो कि 70 आ रहा है। थर्ड केस मेरा क्या है, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है यानी कि 7C3, जिसको निकालोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये 6 से 6 गया, ये आ गया 35। तो हमारे पास एक तो 105 है पहला वाला, दूसरा 70 आ रहा है, तीसरा 35। तो दोनों 105 हो गए तो 210 हो गया। 210 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। अब अच्छा खत्म हो गए। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में इस चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पूछे गए थे। और इसी तरीके से अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, जो आपको लेफ्ट साइड में प्लेलिस्ट दिख रही होगी, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।